नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कम्युनिटी कलर्स, वो मंच जहां हम दिव्यांगों और समाज से जुड़ी अहम खबरों, पहल और कहानियों के बारे में जानकारी लेते हैं। कम्युनिटी कलर्स आप सुनते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे आपके अपनी फेवरेट रेडियो उड़ान पर। दोस्तों, कम्युनिटी कलर्स में हर खबर समुदाय से जुड़ी हुई होती है। ये खबरें कभी गंभीर, कभी दिल छू लेने वाली, तो कभी मुस्कान बांटने वाली होती है। चलिए मिलकर रंग भरते हैं आज के कम्युनिटी कलर्स में। सुनते हैं वो खबरें जो हमें सचमुच एक साथ जोड़ती हैं। लेकिन प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। अगर आप रेडियो उड़ान को सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं कर रही हैं, तो कृपया इसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हैंडल, यूट्यूब के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स शुरू करते हैं। शुरुआत में सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। सीबीएसई ने कंप्यूटर से किया इनकार, कोर्ट ने छात्र को दिलाया हक। मानसिक स्वास्थ्य की असली शुरुआत घर के पास, पीएचसी से। सस्ती और तेज कानूनी मदद अब दिव्यांगजनों तक। चेंगलपट्टू में लापता दिव्यांग खिलाड़ी के लिए जारी हुआ पर्पल अलर्ट। दिव्यांग युवाओं के लिए एम्पावर टू राइज फेलोशिप। दिल्ली में दिव्यांग एथलीटों के लिए नई पहल, दिव्यांग पैरा एथलीटों की राज्य स्तरीय मीट। श्री राजेश पायलट की 80वीं जयंती पर टोंक में दिव्यांग सहायता शिविर। बुरहानपुर में दिव्यांग दंपत्ति की पेंशन की जंग। पश्चिम बंगाल के पानीहाटी में दिव्यांग युवक की पीट कर हत्या, 2 गिरफ्तार। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, प्रोग्राम की पहली खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में क्लास के 10वीं के छात्र को गंभीर सीखने की दिक्कतें हैं। डिस्कैल्कुलिया है और डिस्ग्राफिया भी। डॉक्टरों ने साफ कहा था कि परीक्षा में उसे कंप्यूटर की जरूरत है। स्कूल भी कई सालों से ये सुविधा देता आ रहा है, लेकिन जब बोर्ड की परीक्षा की बारी आई तो सीबीएसई ने कंप्यूटर देने से मना कर दिया और सिर्फ कैलकुलेटर की इजाजत दे दी। मामला कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज तक पहुंच गया। कोर्ट ने कहा कि ये छात्र का हक है और सीबीएसई को रीजनेबल अकोमोडेशन देना ही होगा। आदेश में साफ साफ लिखा गया कि बच्चे को परीक्षा में कंप्यूटर और कैलकुलेटर दोनों ही मिलेंगे। साथ ही सीबीएसई को अपने अधिकारियों को विकलांगता अधिकारों पर संवेदनशील बनने की हिदायत भी दी गई। कोर्ट ने ये भी कहा कि जब स्कूल पहले से ये सुविधा देता आ रहा है तो बोर्ड परीक्षा में इसे रोकना अनुचित है। दोस्तों, इसी बीच एक और अहम मुद्दा सामने आया है। हाल ही में कई राज्यों से शिकायतें आई हैं कि बोर्ड और विश्वविद्यालय स्तर पर दिव्यांग छात्रों को परीक्षा में जरूरी सहूलतें नहीं मिल पा रही। विशेषज्ञों का कहना है कि शिक्षा संस्थानों को सिर्फ नियम बनाने से आगे बढ़कर उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना होगा, ताकि हर छात्र बराबरी से पढ़ सके और परीक्षा दे सके। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में ऐलान कर दिया है रांची और तेजपुर के पुराने मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को अपग्रेड करने के साथ ही उत्तर भारत में नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी कि निम्हांस बनाने की योजना की जा रही है। इसे मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लंबे समय से इंतजार किया गया कदम माना जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का तो कहना है कि सिर्फ बड़े बड़े संस्थान बनाने से समस्या हल नहीं होती। असली जरूरत है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का मौजूद होना, क्योंकि ज्यादातर लोग इलाज के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी पीएचसी ही जाते हैं। अगर वहीं पर काउंसलिंग और तो मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं सच में आम लोगों तक एक पहुंच का जरिया बन पाएंगी।
दोस्तों, सरकार ने आम आदमी और दिव्यांगजनों तक सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और तेज कानूनी सेवाएं पहुंचाने के लिए कदम उठाया है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत दिव्यांगजन भी मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाओं के हकदार है। इसी के तहत NALSA ने 2024 में एक विशेष योजना शुरू की थी। दोस्तों, NALSA का मतलब लीगल सर्विसेज टू द मेंटली इल एंड पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज स्कीम है। ये योजना पूरे देश में लागू है, जिसमें झारखंड के दुमका संसदीय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और ओडिशा के आदिवासी इलाके भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, पैनल वकील और पैरालीगल वॉलंटियर्स के जरिए दिव्यांगजनों को कानूनी मदद दी जा रही है। साल 2025 में यहां पर 468 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए और 144 जागरूकता कार्यक्रमों में 7,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। ओडिशा में भी हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी और जिला स्तर की समितियां सक्रिय बनाए रखे हैं। यहाँ मनोन्याय नाम से विशेष यूनिट बनाई गई है, जिसने अब तक 8,800 से ज्यादा लोगों को कानूनी मदद पहुंचाई है। इसके अलावा कोर्ट भवनों और सुविधाओं को दिव्यांगजन हितैषी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष योजना शुरू की है। ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट फेज 3 के तहत 752 अदालतों की वेबसाइट्स को S3WAAS प्लेटफॉर्म पर पाया गया, जिससे कि दृष्टिबाधित नागरिक भी आसानी से जानकारी देख सके। इसके लिए 27.54 करोड़ का बजट रखा गया। दोस्तों, खबर सुनते हैं तमिलनाडु से। यहाँ पर पर्पल अलर्ट जारी किया गया है। बात है दरअसल 40 वर्षीय वेंकटेशन की, जो कि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और बौद्धिक दिव्यांगता से जूझ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वेंकटेशन 6 फरवरी की सुबह तंजावुर से लौटते समय लापता हो गए हैं। वे तांबरम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपने दल के साथ एग्मोर जाने वाली लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तभी भीड़ में वे खो गए। वेंकटेशन की लंबाई 5 फीट 3 इंच है और उस समय उन्होंने गुलाबी टी शर्ट और काले रंग की हुडी पहन रखी थी। वे तमिल भाषा बोलते हैं और अक्सर अपना घर किलपॉक स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बताते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया में आप वेंकटेशन की फोटो भी देख सकते हैं। फेसबुक पर वेंकटेशन को लेकर एक पोस्ट काफी वायरल हो रही है। इस पोस्ट में उनकी फोटो भी साझा की गई है, जिसमें उनका गहरा गेहुआ रंग और उभरे हुए कान साफ नजर आते हैं। उन्होंने गुलाबी कलर की टी शर्ट पहनी है और उनके पास एक काले रंग की हुडी भी है। इस टी शर्ट पर नंबर लिखा गया है 158। ये तंजावुर से 6 फरवरी सुबह 4 बजे से लापता है। दोस्तों, इस मामले में GRP चेन्नई तांबरम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। पुलिस और परिजनों ने अपील की है कि अगर किसी को वेंकटेशन दिखाई दे या उनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत संपर्क किया जाए 9840370603 पर। याद रहे 9840370603 पर। अपडेट्स के लिए लिंक भी जारी किया गया है। लिंक है tinyurl.com/missing-venkatesan। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि ये न्यूज जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं इसे जरूर पहुंचाएं और इसे तब तक साझा करते रहें जब तक कि वेंकटेशन के बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी न मिल जाए। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। यार, एग्जाम पास आ रहे हैं। पुराने पेपर देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे, तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है,
आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। Inclusion is not charity, it is responsibility. Join us for the YI Odisha Ability Summit 2026, an initiative by We4U in collaboration with Young Indians and the SSCPD Department, Government of Odisha. On February 21st, we gather at Nishwas campus, Bhubaneswar, to bridge the gap between talent and opportunity. We are calling on corporate leaders, PSUs, CSR heads and policymakers to drive inclusive employment and leadership for persons with disabilities. Let's move beyond dialogue and create solutions. YI Odisha Ability Summit 2026. Together, let's build an accessible Odisha. For further details, visit www.we4uindia.org. To be a part of it, connect with us on 9853 337095. ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी।
क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, ओडिशा में जल्द ही आ रहा है एबिलिटी समिट 2026। V4U चैरिटेबल ट्रस्ट और YI भुवनेश्वर के सहयोग से एक दिवसीय आयोजन दिव्यांग जन सशक्तिकरण का सबसे बड़ा मंच बनने जा रहा है एबिलिटी समिट 2026। तारीख नोट कर लीजिए, 21 फरवरी 2026, निवास NISWASS भुवनेश्वर। यहाँ होंगे पैनल डिस्कशंस, कॉर्पोरेट फेलिसिटेशन, रोल मॉडल्स का सम्मान, स्टूडेंट प्रेजेंटेशंस और असिस्टिव डिवाइस की प्रदर्शनी। 100 से भी अधिक कॉर्पोरेट्स और संस्थान शामिल होंगे ताकि दिव्यांगजनों को मिल पाए रोजगार, शिक्षा और खेलों में नई ऊंचाइयां। साथ ही साथ इनमें होंगे MOU और स्टूडेंट प्रेजेंटेशंस भी, विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस के साथ समझौते, ताकि छात्र रिसर्च और वॉलंटियरिंग से जुड़ सके। दोस्तों, ओडिशा एबिलिटी समिट 2026 ये कार्यक्रम 21 फरवरी 2026 को NISWASS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क एंड सोशल साइंसेज में होगा। तो देर किस बात की, जुड़िए ओडिशा एबिलिटी समिट 2026 से, जहां मिलेंगे अवसर, समावेशन और सशक्तिकरण के नए रूप। ओडिशा एबिलिटी समिट 2026 एम्पावरिंग लाइव्स, बिल्डिंग इंक्लूजन। वेबसाइट है www.v4uindia.org। याद रहे www.we4youindia.org, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं v4u.odisha1@gmail.com पर। याद रहे we4you.odisha1@gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर्स नोट कर लीजिए 8658940549 या फिर 9853337095। फ्रेंड्स, दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में दृष्टिकोण 2026 का आयोजन हो रहा है। ये वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए है, जिसमें कला, संस्कृति और प्रतिभा का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। दोस्तों, कार्यक्रम 25 और 26 फरवरी को सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक चलेगा। इसमें मुकाबलाए हुनर, मेलोडी, बुलंदियां, रेशम का किस्सा, की स्ट्राइक, क्विज अरीना और रंगमंच जैसी विविध प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतिभागियों को ट्रॉफीज, मेडल्स, प्रमाण पत्र और कुल 40,000 तक के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। दोस्तों, इसमें आप सर्टिफिकेट तो पाएंगे ही और साथ ही पाएंगे ढेर सारी यादें। तो याद रहे 25 और 26 फरवरी सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक, सेंट स्टीफन्स कॉलेज, दिल्ली। आज ही रजिस्टर कीजिए और समावेशी जश्न का हिस्सा बनिए। दृष्टिकोण 2026। रजिस्ट्रेशन के लिए फोन नंबर्स है 7885119026, उत्कर्ष 8076330759, स्पर्श 9131688413। आप इन्हें क्वेरीज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको गूगल फॉर्म भरना होगा।
दोस्तों, सुनते हैं एम्पावर टू राइज फेलोशिप के बारे में। राइजिंग फ्लेम ने एम्पावर टू राइज फेलोशिप का तीसरा संस्करण शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ये अवसर 18 से 25 साल के दिव्यांग युवाओं के लिए है जो अपनी पढ़ाई कर रही हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इस फेलोशिप के तहत चुने गए प्रतिभागियों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद और व्यक्तिगत मेंटरिंग दी जाएगी ताकि वे अपनी पढ़ाई और पेशेवर लक्ष्यों को आगे बढ़ा सके। इस साल 5 छात्रों को ये सहयोग मिल पाएगा। आवेदन फॉर्म्स अंग्रेजी, हिंदी और भारतीय सांकेतिक भाषा में उपलब्ध है। अंतिम तारीख 25 फरवरी 2026 रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें risingflame.org पर। याद रहे risingflame.org पर। इस वेबसाइट पर पूरा विवरण दिया गया है। आवेदन की लिंक भी आपको इसी वेबसाइट से मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि राइजिंग फ्लेम का कहना है कि हर युवा को नेतृत्व और प्रगति का अवसर मिलना चाहिए। ये पहल दिव्यांग युवाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। दोस्तों, खबर सुनते हैं फिर से एक बार दिल्ली से। दिल्ली के जवाहर नेहरू स्टेडियम में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने तीसरी राज्य स्तरीय सब जूनियर और सीनियर पैरा एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में दिव्यांग एथलीटों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम में दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, प्रशिक्षण और मंच देने के लिए लगातार काम कर रही है। मंत्री ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि दिव्यांग जन अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से हर चुनौती को पार कर रहे हैं और समाज के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इस आयोजन में पैरा एथलीटों ने दौड़, थ्रो और अन्य ट्रैक फील्ड इवेंट्स में भाग लिया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से दिव्यांग खिलाड़ियों को न सिर्फ प्रतिस्पर्धा का अनुभव मिलता है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिलता है। दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने ये घोषणा भी की कि आने वाले समय में ज्यादातर खेलों को शामिल किया जाएगा ताकि हर तरह के दिव्यांगजन अपनी क्षमता दिखा सके। ये मीट साबित करती है कि दिव्यांगजन खेलों के जरिए समाज में बराबरी और सम्मान की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। दोस्तों, इस मीट के दौरान मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि राज्य सरकार लगातार दिव्यांग खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, प्रशिक्षण और मंच देने पर काम कर रही है ताकि वे देश और राज्य का नाम रोशन कर सके। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दिव्यांगजनों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि दिव्यांगजन अपनी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और मेहनत से हर चुनौती को पार कर रहे हैं, समाज के प्रेरणा बन रहे हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट जी की 80वीं जयंती पर हुए कार्यक्रम के आयोजन की। टोंक में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट की पहल पर 10 फरवरी से 12 फरवरी तक 3 दिवसीय निःशुल्क दिव्यांग सामग्री वितरण शिविर लगाया गया। ये कार्यक्रम अग्रवाल धर्मशाला में हुआ। इस शिविर में दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, ट्राइसिकल, श्रवण यंत्र और अन्य सहायक उपकरण मुफ्त दिए गए। श्री सचिन पायलट ने कहा कि ये आयोजन उनके पिता की स्मृति में समाज सेवा का संकल्प है। उन्होंने जोर दिया कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें बराबरी का अवसर मिलना चाहिए। दोस्तों, टोंक में इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह बना रहा और बड़ी संख्या में दिव्यांगजन इसमें शामिल हुए। दोस्तों, खबर सुनते हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से। यहाँ पर एक मार्मिक मामला सामने आ रहा है, जहाँ पर एक दिव्यांग दंपति कई महीनों से अपनी पेंशन पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पति पत्नी दोनों ही दिव्यांग है और सरकार की योजना के तहत उन्हें मासिक पेंशन मिलनी चाहिए,
लेकिन आवेदन करने के बावजूद उन्हें अब तक राशि नहीं मिल रही। दंपति का कहना है कि वे रोजाना दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। इस बीच उनका गुजारा बेहद मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से अपील की है कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस परिवार की 4 बेटियों का भविष्य अधर में है और आधार कार्ड की समस्या के कारण वे स्कूल भी नहीं जा पा रही। दोस्तों, आपको बता दें कि वहां की जन सुनवाई में पिछले महीने में ऐसे 30 से अधिक मामले सामने आए हैं जिनमें दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिल रही। अपर कलेक्टर ने मामले के समाधान का आश्वासन तो दिया है, लेकिन परिवार अब भी न्याय की उम्मीद में है। दोस्तों, परिवार का कहना है कि उन्हें पंचायत में 10 से ज्यादा बार आवेदन करना पड़ा है। हर बार उन्हें भरोसा दिया गया कि काम हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी समाधान नहीं मिल पाया। परेशान होकर वे कलेक्टर के पास भी पहुंचे, लेकिन वहां से भी उन्हें निराश लौटना पड़ा। दुख की बात तो ये है कि इस दंपति को पिछले 3 साल से पेंशन नहीं मिल पाया। इस दंपति में पति देख नहीं पाते और पत्नी चल नहीं पाती, फिर भी उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हर जगह सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, काम नहीं हो रहा। दोस्तों, इससे सवाल खड़ा होता है कि योजनाएं कागज पर तो मौजूद हैं, जमीन पर कब लागू होंगी? लापरवाही से दिव्यांगजन सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। पेंशन जैसी छोटी सी मदद भी उनके जीवन में बड़ा सहारा बन सकती है। दोस्तों, उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी इलाके में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहाँ पर 32 वर्षीय आशिक मंडल, जो सुनने और बोलने में अक्षम थे, को चोरी के शक में स्थानीय लोगों ने बेरहमी से पीटा। परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि हमलावरों ने न केवल उनकी पिटाई की, बल्कि गर्म पानी भी डाला गया और जबरन एसिड पिलाने की कोशिश की गई। गंभीर हालत में आशिक को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बच्चू बरवा और उनके परिवार के सदस्यों के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है, जल्द ही उन्हें भी हिरासत में लिया जाएगा। दोस्तों, घटना के बाद से इलाके में भारी आक्रोश फैला हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि आशिक पूरी तरह से दिव्यांग थे और किसी भी तरह की चोरी करने में सक्षम नहीं थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि ये हमला योजनाबद्ध था और दिव्यांगजन के पीड़ित समाज में मौजूद असंवेदनशीलता को उजागर करता है। मौत की खबर फैलते ही नमाज पाड़ा इलाके में तनाव का माहौल बन गया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि दिव्यांगजनों को सुरक्षा और सम्मान देने के बजाय उन्हें हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को सख्त सजा दी जाए और दिव्यांगजनों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। हेलो एंड वेलकम टू द वीकली अपडेट बाय जस्टिस कनेक्ट, जिसमें हम पिछले हफ्ते के जो भी नए डिसेबिलिटी राइट्स जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, वो डिस्कस करते हैं। ये एक मिशन एक्सेसिबिलिटी की ऑफरिंग है। इस हफ्ते 3 नए जजमेंट आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें ये केस किस टॉपिक पे है मैं एक बार ब्रॉडली बता देता हूँ। एक केस जो है वो ट्रांसफ़र के बारे में है। एक ब्लाइंड स्टूडेंट को मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र लेना था राजस्थान से दिल्ली। दूसरा केस है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड इंसान ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एक गलती कर दी, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा ये। और तीसरा है एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ कैंडिडेट था, तो JEE मेंस एग्जाम जो होता है इंजीनियरिंग का, उसके लिए अपीयर कर रहे थे, जिसमें उनको कैलकुलेटर नहीं मिला। तो इन चीज़ों पे है। अब पहले आते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के फर्स्ट जजमेंट पे, जो है साहिल आर्श वर्सेस नेशनल मेडिकल कमीशन के केस में। दिस इज दैट मेडिकल कॉलेज केस। Here was a person with a 40% visual disability who had appeared for the NEET UG exam
so as to get into the MBBS course. जब उसने वो एग्जाम दिया, उसका MBBS में एडमिशन मतलब हो गया, उसको नीट यूजी क्लियर कर गया वो, बट उसको कोई भी जो इवैल्यूएशन होता है मेडिकल बोर्ड का NMC के, उसमें उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया. तो वो चीज उसको चैलेंज करनी पड़ी, which is very common for many candidates, और उस चीज की वजह से उसके काउंसलिंग राउंड सारे मिस हो गए थे. Now what happened is he ultimately had to go to the Supreme Court, which ordered that he had to be accommodated in the stray vacancy round, and इस वजह से उसको एक slightly inferior college मिला जो बरमार राजस्थान में था. Inferior से ज्यादा वो कॉलेज में ये भी प्रॉब्लम थी कि बरमार की जो हीट है, he argues that it affected his visual condition adversely and it made it worse. So therefore he sought transfer from Rajasthan to Delhi because he found out that there is an empty medical seat in the PWD quota in the University College of Medical Studies in Delhi. But under the prevailing NMC regulations, there is one regulation 18 which says कि in no circumstance is transfer of a medical student from one medical college to the other allowed. That is what came in his way. तो उसने जब ये चीज नेशनल मेडिकल कमीशन में टेकअप की तो उन लोगों ने कहा कि नहीं हो सकता. दे सेड कि जब आपने ये कॉलेज लिया था राजस्थान में, आपको मालूम था कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हो और उसके बावजूद आपने लिया, अब आप उसको बदल नहीं सकते. एंड दूसरा उन्होंने ये कहा कि जब आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किए तब आपके पास चॉइसेस थे, आप कोई भी कॉलेज ले सकते थे. Nobody forced you to take this college. Now that you have taken it, you cannot change it. इस चीज को उसने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया. हाई कोर्ट ने मेडिकल कमीशन का ये डिसीजन रिजेक्ट कर दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है जो जेन्युइन केसेस को भी देखता नहीं है, जिसमें जरूरी हो सकता है ट्रांसफर फ्रॉम वन कॉलेज टू द अदर, एंड दिस इज वन सच जेन्युइन केस. दे सेड कि उसको ऐसा बोलना कि उसको वो कॉलेज मतलब उसने he took that college with open eyes and willingly is like rubbing salt in his wounds. बिकॉज एक तो आप लोगों ने पहले उसको एडमिशन नहीं दी, जिस वजह से उसको कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, एंड हेंस ही अल्टीमेटली गॉट अ सीट. एंड देन व्हेन ही गॉट अ सीट, you are saying that he voluntarily chose it. या फिर ये भी कहना that he participated in the counseling process would be absolutely wrong, because in his case he missed all those rounds because of the NMC's initial approach. और उन्होंने RPWD एक्ट की भी बात कही और ये तक कहा कि this is not some piece of decorative artwork which is to be kept in a bookshelf, but it has to be made real in the lives of people with disabilities, and public authorities need to abide by it. So this is a very good judgment by the Delhi High Court. दूसरा जजमेंट जो है वो है राजू मातो वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस. इस केस में एक बंदे ने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, रिजर्व थी वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए. एट द सेम टाइम वो ओबीसी कैटेगरी में भी आता है. ओबीसी में एक नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको देना रहता है. क्रीमी लेयर जैसा आपको मालूम है कि किसी की इनकम अबव अ सर्टेन सीलिंग हो तो उसको नहीं मिलती रिजर्वेशन, तो आप उस सीलिंग से नीचे आते हो, ये चीज का आपको सर्टिफिकेट, साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट भी देना होता है. अब उस बंदे को मालूम नहीं था, ऐसा उसने बोला कि जब उसने वो सर्टिफिकेट सबमिट किया था तब वो एक्सपायर हो चुका था, बिकॉज वो विजुअली इम्पेयर्ड है. तो उसने किसी फ्रेंड की हेल्प लेके किया और बाद में मालूम पड़ा कि वो एक्सपायर हो चुका है. तो फिर तब पता चलने के बाद उसने नए सर्टिफिकेट के लिए और इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया. तब तक डेडलाइन एक्सपायर हो चुकी थी और उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो गया. इस चीज को उसने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया, एंड द हाई कोर्ट सेड दैट नो, वी हैव फुल सिंपैथी विद दिस इंडिविजुअल, बट एट द सेम टाइम जो रूल्स हैं सो है, उसको नहीं रिलैक्स किया जा सकता. एंड ये चीज उसको मालूम होनी चाहिए थी कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट 1 साल के लिए ही होता है एक टाइम पे. So the takeaway from this judgment is कि जब भी ये application forms हम भर रहे हैं, we have to be very very careful, and you can't take this argument कि I was just reliant on somebody else, so they messed up, so what can I do? You have to take responsibility for your own actions beyond the point. The third judgment by the Delhi High Court is in the case of Arnav Shandilia versus National Testing Agency. ये JEE जो इंजीनियरिंग का IITs में वगैरह में जाने के लिए एग्जाम होता है 12th के बाद जो लोग देते हैं, उसमें दिस पर्सन हैड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी डिस्कैल्कुलिया, जिसमें मैथमेटिक्स इंसान नहीं कर पाता आसानी से, मैथ के नंबर्स वगैरह नहीं समझ में आते.
So he has been allowed a calculator all along, but they refused to grant him a calculator for this exam क्योंकि उनके सर्कुलर में लिखा ही नहीं था कि ये अलाउ किया जा सकता है, भले ही उसने 12th बोर्ड में भी लिया था. तो इस चीज को उसने चैलेंज किया एंड द हाई कोर्ट said that no, you have to allow him a calculator, and they said that this is a form of reasonable accommodation. And अगले दिन ही उसका एग्जाम था, तो just in the nick of time he got the relief. So I hope these judgments were helpful for you. In case आपको कोई भी लीगल क्वेरीज हैं तो आप हमें थर्सडे टू थर्सडे कॉल कर सकते हैं 5:30 to 6:30 PM के बीच में. My number is 9890281068 and Amar's number is 9892622230. Thank you. दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर. इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भारत के सभी सरकारी ऐप्स पूरी तरह से सुलभ बन रहे हैं? हमें मैसेज करें सोशल मीडिया हैंडल पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर. प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की अन्य खबरों को लेकर अगर आप कोई सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो इसे भी आप शेयर कर सकते हैं YouTube कमेंट बॉक्स पर. दोस्तों, फिलहाल शो में इतना ही. अगले शुक्रवार फिर लौटेंगे आपके लिए कुछ ताजा तरीन और खासकर डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी खबरों के साथ. तब तक रेडियो उड़ान के साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, अपना सफर यूं ही जारी रखें. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. जाते जाते सुनते जाइए आज की कम्युनिटी कलर्स की हेडलाइंस फिर से एक बार. सीबीएसई ने कंप्यूटर से किया इनकार, कोर्ट ने छात्र को दिलाया हक. मानसिक स्वास्थ्य की असली शुरुआत घर के पास पीएचसी से. सस्ती और तेज कानूनी मदद अब दिव्यांगजनों तक. चेंगलपट्टू में लापता दिव्यांग खिलाड़ी के लिए जारी हुआ पर्पल अलर्ट. दिव्यांग युवाओं के लिए एम्पावर टू राइज फेलोशिप. दिल्ली में दिव्यांग एथलीटों के लिए नई पहल, दिव्यांग पैरा एथलीटों की राज्य स्तरीय मीट. श्री राजेश पायलट की 80वीं जयंती पर टोंक में दिव्यांग सहायता शिविर. बुरहानपुर में दिव्यांग दंपत्ति की पेंशन की जंग. पश्चिम बंगाल के पानीहाटी में दिव्यांग युवक की पीट कर हत्या, 2 गिरफ्तार.